हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। तो जेई मेंस 2021 में जो मार्च अटेम्प्ट था बच्चों, उसमें 16 मार्च के शिफ्ट 2 का ये पेपर है और 16 मार्च के शिफ्ट 1 का पेपर ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया है, वो आप देख सकते हो। तो आइए बच्चों, फिज़िक्स के ये जो सेक्शन है जेई मेंस का 16 मार्च का शिफ्ट 2 का जो पेपर है, इसकी सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है, आप पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लॉजिक गेट्स का दिख रहा है बच्चों अपने को, और फर्स्ट क्वेश्चन में लॉजिक गेट आपको ये दिया गया है, आपको इसका आउटपुट बताना है कि वाई कितना आएगा। बोलिए, ये यहाँ पे ए है, सिंगल इनपुट है ये, है ना, और ये ए है, इधर ये भी ए है, डायरेक्टली याद हो तो बहुत अच्छी बात है। ये एंड गेट है तो ए डॉट ए आएगा, है ना, और ए डॉट ए की वैल्यू तो ए ही होती है, और यहाँ पे बार लगा हुआ है तो ये यहाँ पे ए बार आएगा भाई, ए बार। इसी प्रकार से नीचे बी और बी आएगा, यहाँ भी बी आएगा, यहाँ भी बी आएगा, ये बी डॉट बी बनेगा क्योंकि एंड गेट है, बी डॉट बी की वैल्यू बी आएगी, और ये एक नॉट लगा हुआ है तो यहाँ से आ जाएगा बी बार। फिर ये फिर से एंड गेट है तो ए बार डॉट बी बार, एंड गेट आ गया, और फिर इसके आगे एक सर्कल है तो एक और बार लगा लिया, तो ये कितना हो जाएगा, बार से बार कैंसिल, ए डॉट का बार प्लस और बी बार से बार, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना आ गया बच्चों, ए प्लस बी, और यहाँ से भी कितना आ रहा है, ए प्लस बी, ये भी आ रहा है ए प्लस बी, ये भी आ रहा है ए प्लस बी। तो ये जो एंड गेट है इससे तुम्हें मिलेगा ए प्लस बी का डॉट ए प्लस बी के साथ। तो ए प्लस बी का डॉट ए प्लस बी के साथ मतलब इसका आंसर ए प्लस बी ही आ गया, लेकिन यहाँ पे याद रहे आगे एक नॉट और लगा हुआ है तो ए प्लस बी का बार। बच्चों ए प्लस बी क्या था, और के ऊपर एक नॉट लगा दिया है, नॉर, यानी नॉर ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लॉजिक गेट को सॉल्व करेंगे तब, ठीक है, तो आराम से इसको सॉल्व कर लेना, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जेई मेंस के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जेई मेंस का क्वेश्चन नंबर 2, ये 16 मार्च का पेपर चल रहा है बच्चों, 16 मार्च का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो चल रहा है। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है ब्लॉक का मास 5.99 है, तो ये एक ब्लॉक है, इसका मास m दिया हुआ है 5.99, ये हैंग कर रहा है, ये लटका हुआ है, और एक बुलेट आती है 10 ग्राम की, ये m 10 ग्राम की बुलेट है जो इससे भिड़ती है, और टोटल मास कितना ऊपर चला जाता है, 9.8 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है, और रेस्ट पे आता है एक क्षण के लिए, मोमेंटरली रेस्ट पे आता है, फिर नीचे आ जाता है। तो स्पीड ऑफ बुलेट आपको बतानी है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बताओ इसमें करना क्या है। सबसे पहले लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण। तो बुलेट का मास m, बुलेट की वेलोसिटी v, है ना, और बाद में m प्लस m, और पूरे सिस्टम की वेलोसिटी v नॉट मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम v नॉट वेलोसिटी से चलेगा और h हाइट तक आ जाएगा, तो आप यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाइए कि नीचे केवल पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में से कोई एक एनर्जी रहेगी। आप अगर यहाँ पे हाइट 0 मान लेते हैं, ऊंचाई 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पे केवल काइनेटिक एनर्जी हाफ m प्लस m वी नॉट स्क्वायर, और हाइट पे बच्चों m प्लस m जी एच, केवल काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। यहाँ से m प्लस m कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट की वैल्यू √2gh दिख रही है, जो डायरेक्टली पता होना चाहिए था कि इस बुलेट मास सिस्टम में पूरा सिस्टम √2gh हाइट तक जाता है। वी नॉट की वैल्यू √2gh है, वो यहाँ पे लिख दो, तो mv बराबर m प्लस m, और वी नॉट की वैल्यू √2gh। यहाँ से तुम्हें सब आ जाएगा। v की वैल्यू चाहिए, इस v की तुम्हें वैल्यू पूछी गई है, तो इस v की वैल्यू का आंसर अपन निकाल सकते हैं। v का आंसर आएगा m प्लस m, नीचे भी m, और इंटू √2gh, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। ये v की वैल्यू m अपन नीचे ले आए हैं, इसको सॉल्व भी करना है, सारे वैल्यूज आपको दे रखी हैं,
एच की वैल्यू 9.8 सेंटीमीटर दी हुई है, वो देख लेना। m प्लस एम एक 5.99 है, एक 10 ग्राम है। सॉल्व करें इसे अपन। चलिए थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं और वापस से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये सब यहाँ पे लिखा हुआ ही है और इसमें वैल्यूज़ डाल लीजिए आप, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास। आप इसमें ये सब साइड की कैलकुलेशन आपको बता ही दी हैं, तो इनकी अपने को ज़रूरत है नहीं। तो ये सब कैलकुलेशन मैं एक बार हटा देता हूँ, फिर अपने पास सॉल्व करने के लिए भी जगह हो जाएगी। तो ये अपने को इसमें वैल्यूज़ डालनी थी बच्चों, है ना। तो इसमें m प्लस एम, अच्छा एक 5.99 किलोग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम की बुलेट दी गई है। 10 ग्राम का मतलब 10/1000 करोगे तो वो आएगा 0.01 किलोग्राम। तो m की वैल्यू है, कैपिटल M की वैल्यू 5.99 और स्मॉल m की वैल्यू है 0.01। तो 5.99 प्लस 0.01 वो 6 आ जाएगा, नीचे 0.01 अंदर आएगा। √2 g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो 9.8 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि h 9.8 सेंटीमीटर दिया हुआ था। बस यही आंसर आ जाएगा, 600 हो जाएगा बच्चों। ये पॉइंट हटेगा तो 600, यहाँ पे 9.8 तो एक 9.8 बाहर आ जाएगा बच्चों। और 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -1 बाहर आएगा, मतलब एक ज़ीरो हटा देता हूँ और √2 का मतलब क्या हो जाएगा 1.414। तो ये लगभग अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें ये कितना हो जाएगा, डेसिमल हटा दो तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 98 इंटू 6 और इंटू 1.414 इंटू 1.414। 98 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, तो 588। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.4 से लगभग। तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन इसे, तो ये कितना आता 588 है ना। पहले मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 0.4 से और मल्टीप्लाई कर लेना। 588 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 35, 4 5 जा 20 और 23, 0.4 मतलब 235.2, 235.2। ये हमारे पास फाइनली आंसर है। जेई मेंस के सॉल्यूशन चल रहे हैं, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो 588 और जोड़ दीजिए इसमें, मतलब 588 प्लस 235, तो 8 और 5 13, 8 और 9 10 11 12 और 8 23.2, 823.2 ये हमारे पास लगभग इसका आंसर आ जाएगा, 823.2 के लगभग। ठीक है, तो ये जो आंसर आया 823.2, आओ देख लेते हैं कौन सा सही आंसर आएगा। 823.2 के लगभग अपना आंसर आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर जो दिया गया है वो आपको थर्ड ऑप्शन मानना पड़ेगा, क्योंकि आपन ने तो कैलकुलेशन 1.4 से की है। 1.414 करोगे तो 823 से बड़ा आंसर, 823 से बड़ा आंसर वो ये थर्ड दिखेगा आपको। 823 से बड़ा आंसर वो आपको दिखेगा 831 के बराबर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, है ना। कैलकुलेशन देख लेना, वैसे 821 भी ऑप्शन है, तो ये नहीं 823 आया 821 कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन आप ध्यान से करोगे तो आंसर थर्ड ही आएगा। 823 आ भी रहा है अपने पास, सॉल्व करने पे ये आंसर बताया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और थर्ड क्वेश्चन बताओ बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, ये आसान सवाल है। थर्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड बी में चार्ज क्यू मूव कर रहा है, डीएल डिस्टेंस मूव कर रहा है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन 0 ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन 0 ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। वी क्रॉस बी
यही तो डायरेक्शन होगी ना मैग्नेटिक फोर्स की, मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स बी के भी परपेंडिकुलर होता है और वी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के। और वर्क डन निकालोगे अगर एफ डॉट एस से, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो लंबवत सदिशों का डॉट गुणनफल, या अगर आप इनका स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो ज़ीरो ही आएगा। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क ज़ीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज़ीरो होता है, स्पीड नहीं चेंज करता, मैग्नेटिक फोर्स केवल डायरेक्शन बदलता है, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आ गया बच्चों, है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फ्लो। फ्लो का नेचर कैसा होगा ये हमें बताना है। ये पढ़ते ही नेचर ऑफ फ्लो का मतलब होता है बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर। नेचर ऑफ फ्लो का मतलब होता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर पता होना चाहिए। अगर 1000 से कम हुआ तो स्टडी फ्लो हो जाएगा, 1000 से 2000 के बीच में अनस्टडी फ्लो हो जाएगा, और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से भी ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता था रो वी डी अपॉन एन, या ईटा बोल सकते हो। अगर रेनॉल्ड्स नंबर का ये फॉर्मूला तुम्हें याद है तो आंसर आ जाएगा। रो डेंसिटी होती थी, आओ देखें पढ़ें क्या क्या दिया हुआ है। तो नेचर ऑफ फ्लो चाहिए, वहाँ से पता लगाया कि रेनॉल्ड्स नंबर चाहिए। सर्कुलर टैप बोला ही गया है। अब रेट 0.18 लीटर पर मिनट से कन्वर्ट हो रही है ना, चेंज हो रही है, तो 0.18 लीटर पर मिनट। अब 0.18 लीटर पर मिनट बच्चों, इसको आप 0.18 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड लिख लेता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय मिनट 60 आ जाएगा ये। तो लीटर को मीटर क्यूब में बदला मैंने तो 10⁻³ आ गया, और 1 मिनट में 60 सेकेंड आ गया। अब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये अगर आपको समझ में आए कि ये रेट का मतलब होता था ए इंटू वी, एरिया इंटू जो वेलोसिटी आती थी, समझ रहे हो, एरिया इंटू वेलोसिटी वो दे रखी है आपको। ये रेट का मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी आती थी। या फिर आप ऐसे सोचो, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर में ये वी वेलोसिटी होती है बच्चों, वेग होता है, वेलोसिटी होती है। आपको यहाँ पे मीटर पर सेकंड बनाना था, तो बताओ अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड कर दूँ तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकंड बाकी रह जाएगा। और है ना, ये तरीका मैं बता रहा हूँ कि डायमेंशन से देख लो, और आपको आता हो कि रेट ऑफ फ्लो ए इंटू वी होती थी, जहाँ वी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए क्या ए नीचे आएगा, बिल्कुल ए नीचे आएगा। ए नीचे आएगा तो ये बनेगा 0.18 इंटू 10⁻³ अपॉन 60, और एरिया ए नीचे, ये वी की वैल्यू आ रही है। रेट का मतलब ए इंटू वी होता है। तो ये वैल्यू रखो यहाँ पे, देखो आंसर आएगा कुछ ना कुछ। डेंसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी डेंसिटी वाटर की पता भी थी 10⁻³ वेलोसिटी या वेग ये निकाल रखा है अपन ने कितना, 0.18 इंटू 10⁻³ अपॉन 60 इंटू ए। एरिया हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर 0.5 सेंटीमीटर है, तो 0.5 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर। ये क्या लिख दिया, वेलोसिटी। डी डायमीटर है। अब रेडियस 0.5 है, तो डायमीटर इसका डबल यानी 1 सेंटीमीटर, यानी 10⁻²। और नीचे n आएगा, n कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 10⁻³ 10⁻³। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आओ कैलकुलेशन करते हैं। दूसरे पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, हरियाली का इस्तेमाल करता हूँ। देखो 10⁻³ 10⁻³ ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर मेरे को ये बताओ, ये 0 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा। ये 0 जब ऊपर गया तो 10⁻³ हो गया, और ये 10⁻³ नीचे भी था, तो ये ऊपर जो 10⁻³ नीचे 10⁻³ कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बाकी रह गया, 0.18, नीचे क्या बाकी रह गया, 6 पाई, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 10⁻² का स्क्वायर ऊपर जाके 10⁻⁴, ये आ रहा है ना। तो डेसिमल से डेसिमल ये कैंसिल कर दिया है, 6 से कैंसिल करोगे इधर 3 आएगा, 3 इंटू 10⁻⁴ तो है ही, नीचे क्या है
25 पाई, 25 पाई के बराबर आएगा ये, ठीक है। तो अब ये कितना आएगा देखो, पाई को 22/7 लिखना चाह रहे हो अगर, 22/7 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एक्चुअली, है ना, या चलो लिख ही लो 3/25 और 22 और ऊपर आ जाएगा 7, है ना, 10 की पावर 4 भी है यहाँ पे, 3 7 जा 21 हुआ, मैं लगभग 21 और 22 को हटा देता हूँ, तो 1/25, 1/25 का मतलब कितना आएगा, पॉइंट लगाओगे, है ना, 1/25 और ऊपर 10 की पावर 4 था यहाँ पे, है ना, और तो इसको 100 × 100 ही लिख लो, 400 के लगभग आ जाएगा, फिर ये 400 के लगभग आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली निकाला मैंने, उससे थोड़ा सा कम ही आएगा क्योंकि नीचे 22 था, उसको 21 कर लिया मैंने, है ना, 10 की पावर 4 था तो उसको 100 × 100 लिख सकते हैं, 100/25 कितना हो जाएगा 400, तो ये 400 आ गया, 400 शुरुआत में आया है, 400 का मतलब शुरुआत में फ्लो स्टडी रहेगा, है ना, बाद में 0.48 हो गया ये, बताओ 18 को 3 टाइम्स लगभग किया होगा, है ना, 18 को 3 टाइम्स आप करोगे तो वो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, है ना, 3 से थोड़ा कम टाइम्स किया गया होगा, तो ये बताओ कि 400 को 3 टाइम्स करोगे, है ना, तो यहाँ पे ये आंसर ना 1000 से बड़ा ही आएगा, 2000 से बड़ा जाएगा नहीं है, क्योंकि आप वापस से कैलकुलेशन जब रेनॉल्ड्स नंबर की करोगे तो केवल इस 0.18 की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0.48 ही तो लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशन आप करोगे तो 1000 से बड़ा नंबर आ रहा है, 1000 से बड़ा नंबर आने का मतलब कि फ्लो अनस्टेडी हो गया है। आपको यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर का थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ मैं, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 से कम है तो स्टडी फ्लो, और 1000 से 2000 के बीच में है तो अनस्टडी फ्लो, और अगर 2000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो। पहले 400 था, 3 गुना करूँगा तो 1200 हो जाएगा, 400 और 1200, 400 में स्टडी 1200 में अनस्टडी, इसीलिए फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि फ्लो कैसे कैसे हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा स्टडी से अनस्टडी, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलो, बताओ फिफ्थ क्वेश्चन, ये जेई मेंस हर पन्ने पे लिखा हुआ है, कौन से ईयर के जेई मेंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं, 2021 में मार्च अटेम्प्ट में 16 मार्च को जो सेकेंड शिफ्ट थी उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन है वी दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी दी हुई है आपको, वेलोसिटी दी हुई है 0.5t² प्लस 3tj प्लस 9k, ये वेलोसिटी दी गई है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मॉस्किटो आफ्टर 2 सेकेंड। बच्चों आपको अगर मैकेनिक्स आती है तो डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी से देखते हैं, आप पे फोर्स कहीं भी लगे उससे लेना देना नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जहाँ होगी वहीं पे आप जा रहे होगे। जैसे भाग में आगे रहूँ, मेरी वेलोसिटी आगे है, भले ही कोई मेरे को पीछे खींचे, फोर्स पीछे लगेगा, फिर भी मैं जाऊँगा किधर, आगे। ये बात अलग है मेरे को पीछे खींचोगे तो मेरी वेलोसिटी कम होने लग जाएगी। तो मोशन की डायरेक्शन केवल वेलोसिटी ही बताता है, तो केवल वेलोसिटी निकालनी है आपको, डायरेक्शन का मतलब केवल वेलोसिटी निकालनी है। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल लो, यहाँ पे t की जगह तुम 2 रखते तो ये 2 स्क्वायर हो जाता, 5t² आई कैप है यहाँ पे, तो ये आई कैप आ जाता, प्लस 3 × 2 जे कैप प्लस 9k कैप, तो ये वेलोसिटी कितनी आती, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 या 20, तो 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 9k कैप, ये अपने पास क्या आता, इसकी वेलोसिटी आती है ना। फिर डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाते हैं हम आपको, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कि किसी भी एक्सिस से बनाया गया एंगल, अगर नहीं पता हो आपको तो अगर x एक्सिस का एंगल चाहिए तो x एक्सिस मतलब आई कैप का नंबर लिख लीजिए और डिवाइड कर दीजिए उसे इसके मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहले 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, ये आएगा अपने पास, ठीक है। तो बताइए ये कितना आ रहा है, रूट के अंदर आ जाएगा ये 81 + 40, 81 + 40 121 यानी 11। तो बताइए मेरे को x एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा, cos इनवर्स 2/11। डायरेक्शन कोसाइन हैं, डायरेक्शन कोसाइन अगर नहीं आती हो
तो हम ऐसे पढ़ाते थे एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, एक्स अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कॉस इनवर्स, है ना। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, वाई अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, जेड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ये सब कॉस में एंगल बनेंगे, तो ये पता होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस का एंगल आ गया, है ना। और एक्स एक्सिस का एंगल आया अगर 2/11, तो आप एक्स एक्सिस का ट्राइंगल बनाते हैं तो कॉस होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 2 होता, ये 11 होता। और अगर ये 2 होता, ये 11 होता, तो ये साइड रूट में कुछ आती, है ना। 121 - 4 करते 117 आती। तो क्या एक्स एक्सिस से tan की वैल्यू 2/3 आती, नहीं, tan की वैल्यू तो √117/2 आती, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाता। ठीक है। ऐसे ही बताओ वाई एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, डिफरेंट पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो वाई एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, तो अगर बीटा एंगल मान लीजिए वाई एक्सिस के साथ बनता, तो कॉस इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाती, 6/11। ठीक है, यानी 6/11 का अगर तुम ट्राइंगल बनाते हैं कॉस में, ये 6 है, ये 11 है, तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या बाकी रह जाता अपने पास, 6 यानी 81 4 85 बाकी रह जाता, √85। अगर वाई एक्सिस के साथ tan निकालते तो tan की वैल्यू आती है √85/6, तो वाई एक्सिस के साथ √85/6 ना तो 2/3 है ना 5/2 है, वाई एक्सिस के साथ गलत हो जाता। एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना आया था अपना tan का, √117/2, तो ये भी गलत था। तो इसके चारों ही ऑप्शन गलत थे। ये क्वेश्चन बोनस, ये क्वेश्चन बोनस हो जाएगा, है ना। चारों ही आंसर इसके गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ठीक है, पूछना ये चाह रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा 2 सेकंड बाद। डायरेक्शन बच्चों केवल वेलोसिटी से निकालते हैं अपन, वेलोसिटी निकालने के बाद एंगल कैसे निकालते हैं वो वेक्टर में पता है, उससे आंसर आ जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपसे बोला गया है कि फाइंड आउट सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोला हुआ है, फाइंड आउट सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे निकालनी है, x=3 पे निकालनी है। प्लेन और एक्स एक्सिस, प्लेन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों, σ/ε0। और एक्स एक्सिस में एक यूनिफॉर्म लाइन वायर पड़ा हुआ है, वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k λ/r या x। बताओ सिग्मा की वैल्यू चाहिए, ε0 होता है 8.85 × 10⁻⁻12, 2k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, लैम्डा दिया हुआ है आपको 8 नैनो यानी 10⁻⁹ कूलम पर मीटर, और नीचे x की वैल्यू 3 दे रखी है। यहाँ से तुम्हें सिग्मा निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा की वैल्यू नैनो में ही आएगी, कितनी आएगी वो देख लेते हैं अपन। बताओ ये यहाँ पे 10⁻⁻12 और 10⁻⁹, तो 10⁻³ बाकी रह जाएगा, तो सिग्मा की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻3। एक तो ये बाकी रह गया, ऊपर से 3 से इस 3 को कैंसिल किया तो 2 3 6, 6 8 48, है ना। 2 3 6, 6 8 48, नैनो में आंसर आ ही रहा है। और 8.85 भी और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 8.85 ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 48 × 8 कितना होगा, 48 × 9 ही कर लो। 8.8 को अगर 9 में मानता तो 9 8 72, 9 4 36, 36 और 7, तो 36 में 43 हो जाएगा ये, ठीक है। 432 और 10⁻³ था 0.432 नैनो, 0.432 नैनो, 0.432 नैनो के लगभग मेरे को 0.424 दिख रहा है बच्चों। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस तो आएंगी ही। आप जेई की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो कैलकुलेशन तो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। 7th क्वेश्चन में बोला हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर कैलकुलेटेड बाय सेम पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ। अब लैम्डा का फॉर्मूला बच्चों h/p, मैटर वेव्स में बताते थे हम आपको।
एच एच रहेगा, पी की वैल्यू √2m k रहेगी। के काइनेटिक एनर्जी होती थी बच्चों, और काइनेटिक एनर्जी को ही अपन Q इंटू वी भी लिख सकते थे, तो Q इंटू वी आ जाएगा। अब आपको बोला है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होगा, दोनों का V सेम होगा, 2 सेम है, H सेम है, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन √m मास के इन्वर्स रेशियो में आया है, तो प्रोटॉन का मास ऊपर और इलेक्ट्रॉन का मास नीचे। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन लगभग 1840 टाइम्स होता है ना, 183736 लिखवाते हैं, तो 1840 आ जाएगा। 1840 किसका रूट आएगा, 40 का रूट, वो कितना होता, 160 होता, तो 40 के लगभग। अच्छा 40 के लगभग दो आंसर दिख रहे हैं, 41 43 आंसर आना चाहिए। 43 इंटू 43 कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 17, 9 4 8 1, देखिए 1849, तो ये 43 के लगभग इसका आंसर आने वाला है, यही इसका आंसर मानना है अपने को। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन, चलो 8th क्वेश्चन आ गया। 8th क्वेश्चन में बताना है कौन सा ट्रांसफॉर्मर है ये, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ऑक्सिलरी, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। चलिए ये बताइए, आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है, आउटपुट पावर दी हुई है, पावर V इंटू आई तो सुना ही होगा आपने, तो आउटपुट पावर या सेकेंडरी की पावर 60 है, वोल्टेज पता नहीं है, I 0.11 दिया हुआ है, करंट 0.11 दिया हुआ है, तो ये वोल्टेज आ जाएगा 60 अपॉन 0.11 यानी 6000 अपॉन 11, 6000 अपॉन 11 है ना। तो 11 से काटोगे इसे तो 11 5 जा 55 आ जाएगा, 50 आया, 4 आ जाएगा, 540 के लगभग आ जाएगा, है ना। तो ये बताओ पहले वोल्टेज था 220 और अब वोल्टेज हो गया 540, क्या वोल्टेज बढ़ गया, बढ़ गया, इसीलिए ये क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज बढ़ गया तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया, आंसर आ गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में अगर आप देखोगे, 9th क्वेश्चन में बच्चों तुम्हें दिया हुआ है हाफ लाइफ दे रखी है, टी हाफ दे रखा है, एक्टिविटी, द एक्टिविटी निकालनी है बच्चों। एक्टिविटी का फॉर्मूला कितना होता था, एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा एन, है ना। तो लिखो, सारे फॉर्मूलेज लिखने पड़ेंगे। लैम्डा कितना होता था, लैम्डा होता है ln2/t हाफ, लैम्डा होता था ln2/t हाफ। और नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालोगे, आप मोल्स निकाल लो, मोल्स होता था n/na, मोल्स होता था n/na। तो कैपिटल N की जगह तुम क्या लिख सकते हो, n इंटू Na, और मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी होता था। तो कैपिटल N की वैल्यू निकाल लेना, कैपिटल N की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, m/mw इंटू Na, m/mw इंटू Na। मास आपको दिया हुआ है 1.5 मिलीग्राम, तो मैं यहाँ लैम्डा की जगह तो मैंने लिख दिया, लैम्डा की जगह मैंने क्या लिख दिया है, ln2/t हाफ, वो तो फॉर्मूला था ही। n की जगह क्या लिखूंगा मैं, n की जगह मेरे को ये सब लिखना पड़ेगा। तो मास m कितना दिया है, m दिया है 1.5 और मिली मतलब 10⁻³ 1.5 मिली मास, है ना, ग्राम में लिख लिया। नीचे मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, 198 ग्राम मोल, यानी 198 ग्राम, है ना, एक मोल में। तो वही एक मोल का जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास 198 हो गया ग्राम में, इंटू Na कर लेना, Na 6.023 इंटू 10⁻23। ये अपने पास सारी कैलकुलेशन आ गई है, सारी वैल्यूज़ तुम्हें आती हैं, सॉल्व करके आंसर निकालना है, और वो आपको खुद से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, ये आंसर किस यूनिट में आएगा, ये आंसर आएगा हमारे DPS में, SI यूनिट में आएगा, ठीक है। लेकिन हमें आंसर किस में देना पड़ेगा, क्यूरी में देना है, ऐसे बोला हुआ है क्यूरी में। तो ये आंसर SI यूनिट DPS में आने वाला है, इसको क्यूरी में भी बदलना पड़ेगा, तब जाके सही आंसर आएगा, ठीक है।
तो फिर इसकी यूनिट बदलेंगे कैसे अपन, अपने को पता होना चाहिए एक क्यूरी में 3.7 10 की पावर 10 बैक्वेरल या डीपीएस होंगे, है ना। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आंसर आ रहा है इसको डिवाइड और करना पड़ेगा 3.7 10 की पावर 10 से, तो ये आंसर क्यूरी में तुम्हें दिख जाएगा, है ना। तो बस इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व भी हो जाएगा, कुछ खास बात नहीं है। 2.7 डेज दिया हुआ है टी हाफ, तो इस टी हाफ को तुम्हें लिखना पड़ेगा 27 दिन, है ना, और सेकंड में लिखना पड़ेगा। और एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, 86400 86400। तो ये सारी वैल्यूज़ बता दी हैं तुम्हें, इसी को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आंसर आपका दिखेगा 357 क्यूरी के लगभग, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, 360 आएगा, उसको अपन 357 मान सकते हैं। तो याद करना है अपने को, कोई भी क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या क्या वैल्यूज़ पूछी हुई है, क्या इन डेप्थ नॉलेज है, वो सब आपको दे दी गई है, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, और अगले क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में आइए। 10th क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता था लैम्डा इक्वल्स टू 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। √2 पाई तो बच्चों कांस्टेंट रहता था, और n होता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये n होता था। d डायमीटर होता था। एक और हमारे पास रिलेशन होता था pv बराबर nkt। 3 स्टैंडर्ड इक्वेशंस pv इक्वल्स टू nRT से 2 और इक्वेशन आती थी, उन्हीं में एक इक्वेशन है ये। यहाँ से तुम n/v की वैल्यू निकाल लेना, n/v की वैल्यू p/kt आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला 1/√2 पाई, और ये जो स्मॉल n था इसी की वैल्यू है ये p/kt, तो p और kt ऊपर आ गया, नीचे d स्क्वायर। देखो ये वैल्यू है, इसमें सब वैल्यूज़ दे रखी हैं। k की वैल्यू कितनी है, 1.38 10 की पावर -23, ये k की वैल्यू है। टेम्परेचर तुम देखोगे तो टेम्परेचर आपको बोला गया है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 300 केल्विन, 300 केल्विन आ जाएगा। √2 पाई की वैल्यू √2 पाई आ जाएगी। प्रेशर P दिया हुआ है 1.01 10 की पावर 5 पास्कल में। D का स्क्वायर, D दिया है 0.3 नैनोमीटर, तो 0.3 इंटू 10 की पावर -9 इसका स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेशन जब सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसका आंसर 102 नैनोमीटर। सब कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, फॉर्मूलेज और कंसेप्ट जो बताने थे वो आपको बता दिए, सॉल्व करोगे 4th इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन के आगे चलते हैं, 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन में ये बोला हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। एक कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है, इसका म्यू 1.4 दिया हुआ है, और इसकी फोकल लेंथ बतानी है जब मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ये बताओ अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो रे ऑफ लाइट सीधी ही निकल जाएगी, और सीधी इसलिए निकलेगी बच्चों क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो कोई रिफ्रैक्शन बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल टूवर्ड्स नॉर्मल, म्यू सेम है, तो ये बेंडिंग ही नहीं होगी। अगर बेंडिंग नहीं होगी तो ये पैरेलल लाइंस ही रहेंगी। जहाँ पे पैरेलल लाइट मिलती थी वही तो फोकस होता है ना। ये पैरेलल लाइट कहाँ पे मिलेगी, पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मिलती है सर, और जहाँ पे पैरेलल लाइंस मिलती थी वही फोकस होता था, तो फोकस कहाँ पे हो जाएगा, इन्फिनिटी पे हो जाएगा। फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मतलब ये बताइए इसी मीडियम में रे ऑफ लाइट आ रही है, सीधी चलती रहेगी। रे ऑफ लाइट इधर उधर तब जाती थी ना जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होएगा, चेंज ही नहीं हो रहा, तो रे ऑफ लाइट सीधी आई, पैरेलल लाइट पैरेलल ही निकल गई। ये जहाँ पे मिलती वहीं पे तो फोकस होता ना, तो पैरेलल लाइन कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी, तो फोकस भी कहाँ पे मानोगे, इन्फिनिटी पे मानोगे। आ गया आंसर, सिंपल लॉजिक, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, फॉर्मूला लगाओगे तब भी यही आएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, 12th क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 12th वो अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12th में बोला गया है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस निकालना है। यंग मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा L/L, ये होता है। और वायर का रेडियस दिया गया है, मेजरिंग स्केल का लीस्ट काउंट दिया गया है ना।
मतलब डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा आर की वैल्यू, लीस्ट काउंट मतलब छोटे से छोटा डेल्टा एल डेल्टा आर, वो सब मिल जाएगा आपको। तो निकालना क्या अपने को, लास्ट में पढ़ लेते हैं अपन, फिर वैल्यूज देखते हैं। फ्रैक्शनल एरर, अच्छा फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है डेल्टा वाई बाय वाई, इसका मतलब फ्रैक्शनल होता था, केवल फ्रैक्शनल चेंज इन वाई डेल्टा वाई बाय वाई होता है, लेकिन आंसर परसेंट में दिया हुआ है, मतलब डेल्टा वाई बाय वाई को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे अगर अपन देखें फोर्स की वैल्यू mg हो जाएगी, है ना, क्योंकि वायर दिया हुआ है और वायर में वेट में अपन ने अब वेट जो है 1 किलोग्राम का वॉज हैंग्ड, तो एक मास को लटकाया हुआ है तो फोर्स mg लग रहा होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और डेल्टा एल ऊपर एल आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा एल को तुम एलोंगेशन कह सकते हो, एक्सटेंशन कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का सिंबल और भी इस्तेमाल करेंगे, इसको मैं कुछ देर के लिए एक्स मान लेता हूँ, एक्स मतलब इंक्रीज इन लेंथ। तो अगर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ बच्चों एरर, एरर कभी नेगेटिव नहीं होती है, छोटी गलती प्लस छोटी गलती माइनस छोटी गलती, ऐसा कुछ नहीं होगा, गलती और गलती मिलके बड़ी गलती होगी, हमेशा ऐड होएगा। मतलब यहाँ पे डेल्टा वाई बाय वाई का आंसर वो कितना आना चाहिए, m की पावर 1 है तो डेल्टा m बाय एम, जी तो कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास लेंथ, है ना, तो डेल्टा l बाय एल, r की पावर 2 है तो 2 डेल्टा r बाय आर, प्लस x है तो डेल्टा x बाय एक्स, और दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि डेल्टा वाई बाय वाई तो फ्रैक्शनल चेंज था, अपने को आंसर परसेंट में पूछा हुआ है तो ये आंसर है, इंटू 100, इधर भी क्या आ गया इंटू 100, बस ये आंसर है। आओ वैल्यूज़ लिखने की कोशिश करते हैं अपन इस फॉर्मूले में, डेल्टा m बाय एम, मास देखो, मास सबसे पहले आपको दिया हुआ है 1 किलोग्राम का मास है और इसका लीस्ट काउंट 1 ग्राम है, तो डेल्टा m 1 ग्राम दिया हुआ है, लीस्ट काउंट सबसे छोटा 1 ग्राम, तो 1 ग्राम आ जाएगा 10 की पावर -3 अपॉन 1, ये मैंने डेल्टा m बाय एम की वैल्यू लिख दी, है ना। प्लस उसके बाद आपको बोला गया है डेल्टा l बाय एल, तो लेंथ 1 मीटर थी और मेजर किया गया है 1 मिलीमीटर से, तो 1 मिलीमीटर ऊपर आया और नीचे 1 फिर आ गया, डेल्टा l बाय एल प्लस 2, है ना, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज लिख रहे हैं, प्लस डेल्टा r बाय आर, तो डेल्टा r मेजर किया है 0.01 सेंटीमीटर और 0.2 सेंटीमीटर, तो लीस्ट काउंट है 0.001 अपॉन 0.2, ये आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे और कितना आ जाएगा, डेल्टा x बाय एक्स, तो डेल्टा x बाय एक्स मतलब इलोंगेशन, तो इलोंगेशन 0.5 सेंटीमीटर टोटल है, इसमें लीस्ट काउंट 0.01 है, तो ऊपर आएगा 0.001 बाय 0.5। बच्चों ये आंसर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई और करना है अपने को, ठीक है। अब बताओ अगर इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करें, है ना, 100 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई है, इधर भी ये वाली टर्म 100 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये वाली टर्म तो मैंने सारी ब्रैकेट वाली तो ऊपर लिख दी, 100 से मल्टीप्लाई मैं मेंटली कर रहा हूँ, ये 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। बताओ 100 इंटू 10 की पावर -3, तो 0.1 बाकी रह जाएगा, 0.1 प्लस 100 इंटू 10 की पावर -3, 0.1 बाकी रह जाएगा, प्लस 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये 0.1 बाय 0.2 होता, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, 1 प्लस 100 से मल्टीप्लाई करते तो 0.1 बाय 5, 0.1 बाय 5 कितना होता, 0.1 बाय 5, 0.1 बाय 0.5 यानी 1 बाय 5, 1 बाय 5 कितना होता है, 1 बाय 5 0.2, 1 बाय 5 कितना होता, 0.2 होता, ये आंसर आ जाता। कितना आया, 0.1 और 0.2, 0.4 और 1, 1.4, 1.4%। इतनी मेहनत के बाद एक आंसर आया 1.4%, फोर्थ ऑप्शन, ये इसका आंसर आ जाएगा। एरर हमेशा ऐड होती है, पता होगा तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। लीस्ट काउंट दिया हुआ है, मतलब चेंज या डेल्टा या वेरिएशन वो दिया हुआ है आउट ऑफ टोटल। जैसे लीस्ट काउंट आपको दिया गया है, किसी के लिए भी समझ लो, लीस्ट काउंट जैसे 0.5 सेंटीमीटर मेजर किया और लीस्ट काउंट 0.01 था, तो ये डेल्टा की वैल्यू दे रखी है और टोटल 0.5 है, तो 0.01 का एरर आ सकता है 0.5 में, ऐसा मानना है आपको। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, बायोमेटेलिक स्ट्रिप आपको दी गई है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप आपको दी गई है और क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, ए का अल्फ़ा ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू बी। ए का अल्फ़ा ए का ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू बी। तो अगर कोल्ड में रखेंगे, अच्छा अल्फ़ा जिसका ज़्यादा होता है ना, देखिए डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है एल अल्फ़ा डेल्टा थीटा, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है। दोनों की लेंथ यहाँ पे सेम है, चेंज इन टेम्परेचर दोनों का सेम होगा, तो चेंज इन लेंथ ना अल्फ़ा पे डिपेंड करेगा। मतलब जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होगा उसकी लेंथ में चेंज भी ज़्यादा होगा। लेंथ में चेंज का मतलब अगर सेम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जिसका अल्फ़ा ज़्यादा है उसकी लेंथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हो तो जिसका अल्फ़ा ज़्यादा है उसी की लेंथ ज़्यादा कम भी होगी। समझ रहे हो? डेल्टा एल केवल किस पे डिपेंड करता है? अल्फ़ा पे। अब ये बताइए मेरे को, शुरुआत में दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है, ए और बी दोनों की लेंथ सेम है। अब टेम्परेचर हमने डिक्रीज़ किया तो जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होगा उसी में लेंथ ज़्यादा कम होगी, क्योंकि ए का अल्फ़ा ज़्यादा है, ए की लेंथ ज़्यादा कम हो जाएगी। इस तरीके से ये था, मान लीजिए, ठीक है। तो ये लास्ट में ए छोटा हो जाएगा, ए ऐसा हो जाएगा, ए की लेंथ कम, ऐसा है ना, तो ए की लेंथ कम हो जाएगी और बी की लेंथ ज़्यादा रहेगी। इसलिए ये बच्चों इस तरीके से बेंड हो जाएगा ऐसे, ताकि ए की लेंथ कम हो जाए, यानी दोनों ही ए और बी दोनों किधर बेंड हो जाएंगे? लेफ्ट साइड की तरफ बेंड हो जाएंगे, इस तरफ बेंड हो जाएंगे। सिंपल कंसेप्ट है। आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो रेजिस्टर में हीट का फॉर्मूला I²RT है ना। पहले करंट 1.5 आ रहा है तो 500 जूल हीट आ रही है, बाद में करंट 1.5 से 3 हो गया, तो क्या हीट I² के प्रोपोर्शनल दिख रही है क्या आपको? क्योंकि R और T तो सेम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, टाइम बाद में भी BC दिया हुआ है। हीट I² के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। करंट 1.5 से 3 एम्पियर हुआ है, यानी करंट बच्चों डबल हो गया है। करंट डबल हो गया है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो हीट कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स के बराबर। 4 टाइम्स मतलब पहले 500 थी, अब कितनी हो जाएगी? 2000 जूल, यानी कि फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा 14th क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए अपन। क्वेश्चन नंबर 15 सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन दिया गया है, अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अनबैंक्ड रोड। बच्चों अनबैंक्ड रोड है मतलब हॉरिजॉन्टल रोड है ना। तो स्टेटमेंट 1 के लिए बताओ, जब अनबैंक्ड रोड रहती है तो फॉर्मूला आता था, क्या आता था फॉर्मूला? म्यू बराबर V²/RG। ये फॉर्मूला रहता था V मैक्सिमम के लिए, है ना। ये V मैक्सिमम है, तो यहाँ से V मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √μRG। V मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √μRG। ये वैल्यू आती थी V मैक्सिमम की। तो अनबैंक्ड रोड है तो ये फॉर्मूला याद है मेरे को, और 7 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और शार्प टर्न लेता है, रेडियस 2 मीटर का, और अपनी स्पीड कम नहीं करता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है, तो बोला हुआ है आराम से पास कर जाएगा। आओ मैक्सिमम से कम वेलोसिटी होगी तो हो जाएगा, तो V मैक्सिमम निकाल लो। V मैक्सिमम कितना आएगा? √μRG। म्यू की वैल्यू 0.2 है, R की वैल्यू 2 है, √μ है ना। म्यू की वैल्यू 0.2, R की वैल्यू 2 और G की वैल्यू 9.8 है ना। तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा एक्चुअली, है ना, नीचे 100 आ जाएगा। और अगर नीचे 100 आ गया तो यहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल लो, V मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 2 बाहर आ जाएगा, और 2 बाहर आ गया, रफली अगर मैं इसको 100 मानूँ, है ना, ये 2 × 2 4 था, और अगर 10 मान ही लेता तो वैसे ही हो गया था, 2 ही आ जाता आंसर, है ना। क्योंकि अगर इसे मैं 10 मानता तो 10 × 0.2 कितना हो जाता? 2 × 2 4, और 4 का 2 ही बाहर आ जाता, 2 बाहर आ जाता। अगर इसे 10 मानोगे तो 10 से ये 0 कैंसिल है, और
0.2 तो था ही खैर यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा, मतलब ये आंसर किस में आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लेना किस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। कैसे बता रहा हूँ ये कैलकुलेशन, ऐसे बता रहा हूँ कि रूट म्यू आर जी है, म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू 2 है ना, म्यू आर, और जी की वैल्यू 10 मान ली मैंने, तो वो ठीक से कैलकुलेशन कर लेना कि क्या मैं बोल रहा हूँ। तो 10 इंटू 0.2 ये 2 हो जाता, 2 इंटू 2 2 बाहर आ जाता, 2 मीटर पर सेकेंड आती है ना लगभग वी मैक्सिमम। और अपने को दी हुई है 7 किलोमीटर पर आवर, तो 7 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 या 35/18, 35/18 जो है ना बच्चों, ये 2 से तो छोटा ही आएगा, और अगर ये 2 से छोटा आ रहा है तो वी मैक्सिमम 2 है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन आपको इसमें बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि 35/2 भी 2 से थोड़ा सा छोटा है, ये वैल्यू भी 2 से थोड़ी सी छोटी आएगी, है ना। तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्टली करनी पड़ेगी, वो करने पे आपको दिखेगा कि हाँ ये 7 किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकेंड से छोटा ही है, इसीलिए वहाँ पे हम आराम से सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली मैंने बताया भी है किस तरीके से। तो स्टेटमेंट 1 सही आ गया है। अब स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, उसके लिए खाली जगह चाहिए। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में बोला है इफ़ रोड इज़ बैंक्ड एट 45 डिग्री। अब याद रखना इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 2 जो दिया गया है, इसको पढ़ के लगेगा कि स्टेटमेंट 2 में फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ऊपर वाली इस बात से कनेक्ट करना है कि वहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 दिया हुआ है ना। तो फ्रिक्शन भी है और थीटा भी है, तो वी मैक्सिमम का फॉर्मूला वो आता था रूट आर जी और म्यू प्लस टेन थीटा, और नीचे आता था 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये अपने पास आंसर आता था इसका। बताइए मेरे को वी मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 पढ़ोगे तो इसमें फ्रिक्शन का कुछ नहीं बोला गया है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट है कि नहीं है, बट आपको मानना है कि फ्रिक्शन तो है, लेकिन इस बार एंगल भी आ गया 45 डिग्री का। तो आंसर आएगा आर जी, आर की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10 मान लेता हूँ मैं। चलो वैसे 9.8 से ही करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बिल्कुल स्पेसिफिक है, तो 9.8 से ही करना। मैं तो लगभग कैलकुलेशन कर रहा हूँ। म्यू प्लस टेन थीटा, म्यू की वैल्यू 0.2 है, टेन थीटा 1 आ जाएगा, और नीचे 1 माइनस 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो वी मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा 20, और इधर 1.2/0.8 यानी 12/8, यानी 2 और 3 ऊपर आ जाएगा, यानी कि रूट 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 30। ठीक है, रूट 30 की वैल्यू मतलब ये 5.2 से बड़ी कुछ वैल्यू आएगी। हमें वेलोसिटी दे रखी है 18.5, 18.5 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये मीटर पर सेकेंड में आएगी, और 18 से कैंसिल करोगे ये 1.02, यानी ये 5.1 आएगी। मैक्सिमम स्पीड है 5.2, और ये साइकिल किससे चल रही है 5.1 से, वी मैक्सिमम से छोटे से चलेगी, मतलब स्लिपिंग नहीं होगी। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 को सही माना जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में फ्रिक्शन की बात नहीं की गई है, फ्रिक्शन सही मानोगे यहाँ पे तभी आंसर आएगा, तब एनटीए ने जो फोर्थ आंसर दिया है वो आएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 2 आइडेंटिकल एंटीनाज माउंटेड ऑन आइडेंटिकल टावर्स, है ना, दो बिल्कुल सेम एंटीना है, एक की हाइट h, दूसरे की हाइट भी कितनी दे रखी है h दे रखी है, और इनको सिग्नल ट्रांसमिट करना है, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 45 किलोमीटर। तो एक एंटीना जो होगा उस एंटीना ने कहाँ तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाई होगी, रूट 2RH तक, दूसरा वाला भी कहाँ तक रूट 2RH तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो टोटल डिस्टेंस 2 रूट 2RH आ जाएगी, जिसकी वैल्यू 45 किलोमीटर के बराबर होनी चाहिए। तो 45 किलोमीटर लिख लेना, स्क्वायर कर लो, 4 इंटू 2 इंटू आर भी किलोमीटर में है, और इंटू h बराबर स्क्वायर किया तो 45 का स्क्वायर और 10 की पावर 6, बस ये आंसर आ जाएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी 45 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, तो उधर 10 की पावर 3 बाकी रह जाएगा, और नीचे आ जाएगा 8 इंटू 6400, ये 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 इंटू 6400, तो बस यही इसका आंसर आ जाएगा। 45 का स्क्वायर होता है
2025, नीचे 8 इंटू 6400 है ही, और ऊपर 3 0 हैं 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग 40 के करीब इसका आंसर दिख रहा है मेरे को, 40 के करीब इसका आंसर, 39.55 इसका आंसर आ जाएगा 16 क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 17 से बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी नॉट एक्स ए, है ना, बी नॉट इंटू एक्स बाई ए के में दिया हुआ है, और एक लूप है ये। तो लूप में मतलब इस तरीके का ये एक लूप है, अंदर से ये हॉलो दिया गया है, और ये लूप मूव कर रहा है वी नॉट आई से, लूप की वेलोसिटी वी नॉट है, ये दिया गया है आपको। अच्छा, और इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है जेड में। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ बीएलवी होता था, लेकिन बीएलवी तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना, कोई भी दो पैरेलल होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा नहीं। तो ये जो ऊपर वाली साइड है ये वेलोसिटी के पैरेलल है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, नीचे वाली साइड में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, केवल इस साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, क्योंकि इसमें बी वो जेड डायरेक्शन में वो तो दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी आई कैप में एक्स में, और इसकी डिस्टेंस, इसकी हाइट वाई में दे रखी है, तो लेंथ किस में दे रखी है, वाई में। तो तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर दिख रही हैं, तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन, इन दोनों लाइंस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। अब इसको मैं हटा के सॉल्व कर देता हूँ। देखो, तो हमें ये समझ में आया, एक तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, एक इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। मान लीजिए किसी समय पे ये ना x डिस्टेंस पे होता, ये पूरा लूप आगे आ गया होता, और ये x होता, ये वाला पॉइंट ना बच्चों x प्लस एल हो जाता, अगर ये अच्छा d दे रखा है तो x प्लस डी हो जाता। x प्लस डी क्यों हो जाता, क्योंकि ये x है तो ये साइड d है, तो ये x प्लस डी हो जाएगा। बताओ, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ वो आएगा बी एल वी, बी की वैल्यू बी नॉट एक्स बाई ए, यहाँ पे x की वैल्यू x ही है, तो बी नॉट एक्स बाई ए, बी एल, एल की वैल्यू d दे रखी है, बी एल और v की वैल्यू वी नॉट, ये आ जाएगी। इसी प्रकार से इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ आता बी नॉट एक्स प्लस डी बाई ए, बी नॉट और x की वैल्यू यहाँ पे x प्लस डी बाई ए हो गई, तो बी नॉट और l की वैल्यू d और इंटू वी नॉट, ये आ जाएगी। इनकी बैटरी बनेगी कैसे, मैग्नेटिक फोर्स होता था Q V क्रॉस B, तो ये बताइए V क्रॉस B की डायरेक्शन किधर आएगी, V है आगे की तरफ, वेलोसिटी है आगे, B बाहर है, तो हाथ ऐसे आ गया, तो V इधर B इधर, V क्रॉस B नीचे, V क्रॉस B नीचे का मतलब नीचे हाई पोटेंशियल होगा। बच्चों ये बैटरीज ऐसे बनेंगी, इस तरीके से, ये बैटरीज यहाँ पे ऐसे बनेंगी, इस तरीके से बनेंगी। अगर ये बैटरी इस लूप में ऐसे बनी तो बताइए मेरे को, क्या इनको माइनस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक बैटरी करंट फ्लो कराएगी अगर एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरी बैटरी करंट फ्लो कराएगी क्लॉकवाइज। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये बड़ा ईएमएफ दिख रहा है E2 माइनस E1 ही हमारा आंसर आ जाएगा, E2 माइनस E1 ही हमारा आंसर आ जाएगा। और E2 माइनस E1 तुम करोगे तो बी नॉट एक्स बाई ए, बी नॉट जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो बी नॉट एक्स बाई ए और डी वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, मतलब E2 माइनस E1 करोगे ना तो ये x वाली टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि बी नॉट बाई ए एक्स से मल्टीप्लाई हुआ इंटू डी वी नॉट, और यहाँ भी बी नॉट बाई ए एक्स डी वी नॉट, तो बाकी केवल कितना रह जाएगा, बाकी रह जाएगा बी नॉट डी स्क्वायर वी नॉट बाई ए, बी नॉट वी नॉट डी स्क्वायर बाई ए, थर्ड इसका आंसर आ जाएगा बी नॉट वी नॉट डी स्क्वायर बाई ए, तो ये इंड्यूस ईएमएफ का आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 18th क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। चलो 18th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम डिक्रीजेज विद टाइम। बच्चों एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, डैम्पिंग हो रही है, तो ए का फॉर्मूला होता था ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, जहाँ के की वैल्यू हमें बताई जाती थी माइनस बी बाई 2m। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। फिर मास दिया गया है 500 ग्राम और डीके दिया गया है, डीके कांस्टेंट 20 ग्राम पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम टू ड्रॉप हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। या तो तुम यहाँ से हाफ निकालो, वरना टी हाफ का फॉर्मूला याद है क्या आपको,
टी हाफ का फॉर्मूला कितना होता था अगर आपको याद हो रेडियो एक्टिविटी में, टी हाफ ln2 बाय लैम्डा होता था, अभी भी यही आएगा क्योंकि इक्वेशन सेम है ना, वहाँ पे n बराबर n नॉट, n बराबर n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता था, तो वही आएगा लैम्डा की जगह अभी के लिखना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ पे टी हाफ का आंसर आ जाएगा ln2। ln2 कितना दिया हुआ है, ln2 दिया हुआ है 0.693 और डी के कॉन्स्टेंट दिया गया है 20 ग्राम, मतलब 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। 10 की पावर माइनस 3 ऊपर आएगा तो 693/20, 693/20 अगर आप देखोगे तो अगर इसे मैं 700/20 भी मान लूँ तो 35 के लगभग आंसर दिख रहा है, 35 के लगभग आंसर ही है क्या बच्चों, 18th का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। कुछ सॉल्व मत करो, पहले मैंने सोचा था सॉल्व करें बट ये तो डायरेक्टली हाफ ही पूछ लिया तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, 19th क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कैलकुलेट द टाइम इंटरवल बिटवीन 33% डिके एंड 67% डिके। अब 33% अगर डिके हो गया तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, बचा हुआ कितना रह जाएगा, 67% रिमेनिंग, ठीक है। और बताइए अगर 67% डिके हो गया, 67% डिके हो गया तो बाकी कितना रह जाएगा, 67% डिके हो गया तो बाकी कितना रह जाएगा, 33% रिमेनिंग, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में टाइम कितना लगेगा ये पूछा हुआ है। बताइए मेरे से 67% का अगर मैं हाफ कर दूं, मतलब एक हाफ लाइफ चली गई तो क्या 33 रह जाएगा, यानी 20 मिनट ही 19th का सेकंड ही आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन इक्वेशन से करोगे बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रैक अच्छे से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम ब्लू लाइट एज दे। तो रेड और ब्लू लाइट की बच्चों फ्रीक्वेंसीज भी अलग अलग है और वेवलेंथ भी अलग अलग है, फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाएगा। और क्या है, रेड लाइट ब्लू लाइट सोर्स अलग अलग है, सोर्स फ्रीक्वेंसी केवल सोर्स पे डिपेंड करती है, रेड लाइट ब्लू लाइट का सोर्स अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और वेवलेंथ तो अलग अलग होती है इनकी, बस यही आंसर आ जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन ए के 20 सवाल जो थे वो हो चुके हैं और अब हम करेंगे बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन बी इंटीजर टाइप आंसर्स आते हैं इसमें। और बताइए क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है कि एनर्जी डिसिपेटेड बाय रजिस्टर इज 10 मिली जूल इन 1 सेकेंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज 2 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों एनर्जी आती थी I²RT के बराबर, एनर्जी दे रखी है 10 मिली यानी 10 की पावर -3, आई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 2 और मिली मतलब 10 की पावर -3 इसका स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम 1, तो ई की वैल्यू I²RT। इससे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ये 10 × 10 की पावर -3 दिया हुआ है, ये 4 × 10 की पावर -6 दिया हुआ है, 4 × 10 की पावर -6 × R, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो R की वैल्यू आ रही है 10/4, ये 4 तो नीचे आ गया 10/4, 10 की पावर -6 ऊपर आएगा, 10 की पावर +6 हो जाएगा, 6 - 3 यानी 10 की पावर 3 आ जाएगा। 10 की पावर 3 मतलब इसे तुम 100 × 100/4 लिख सकते हो, यानी कि इसको आप 2500 लिख सकते हो और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीरियर टाइप क्वेश्चन है, राउंडिंग ऑफ की इसमें ज़रूरत पड़ी नहीं है, 2500 ये आंसर दिया हुआ है, 2500 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलो। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, कैपेसिटर का क्वेश्चन दिख रहा है और सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है और प्लेट्स का एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर बच्चों, है ना, और सेपरेटेड बाय 1 मीटर, इनकी डिस्टेंस d दे रखी है 1 मीटर के बराबर। और इसके बाद स्पेस इज़ फिल्ड विद 0.5 मीटर, आधी दूरी में अपन ने एक मीडियम डाला हुआ है डाइलेक्ट्रिक, एंड एरिया भी 2 मिलीमीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है, सेम एरिया का डाला हुआ है। द कैपेसिटेंस इज सेटअप विल बी, अब जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें दिया हुआ है। तो बच्चों आप ये बताइए, इसमें डिस्टेंस का डिवीज़न हो रहा है, डिस्टेंस का डिवीज़न हम फॉर्मूला बताते थे कि इफेक्टिव का फॉर्मूला होता था
d1 प्लस d2 अपॉन d1 बाई k1 प्लस d2 बाई k2। ये हम फॉर्मूला बताते थे सबको, है ना। और d1 भी यहाँ पे तुम d बाई टू मान लो, d2 की वैल्यू भी d बाई टू मान लो, तो d बाई टू नीचे d आ गया, है ना। d बाई टू ये तो d आ गया। इधर लिखेंगे d बाई टू k1 और इधर आएगा d बाई टू k2। ये d से d कैंसिल हो गया, ऊपर 2k1 k2 आ जाएगा, नीचे k1 प्लस k2 आ जाएगा। यानी कि टोटल k की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में से निकाल सकते हो, इस सिस्टम के लिए कितनी आ जाएगी 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो बताइए जो ओवरऑल k आएगा वो आएगा 2k1, तो यहाँ का k1 दे रखा है 3.2 और यहाँ वैक्यूम है तो उसका k1 होगा, तो 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, तो 3.2 में 1 जोड़ोगे 4.2, ये आ जाएगा 2 इंटू 32 बाई 42, 2 इंटू 32 बाई 42, यानी ये आ जाएगा 32 बाई 21। ये k है तो नया कैपेसिटेंस हो जाता है बच्चों, न्यू कैपेसिटेंस आता है kc के बराबर। तो नया कैपेसिटेंस आ जाएगा 32 बाई 21 इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया एप्सिलॉन नॉट ए है 2 अपॉन डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मीटर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 इंटू 32 64 बाई 21, 64 बाई 21 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 64 बाई 21 और इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 3 से ये लगभग कैंसिल हो जाएगा, राउंडिंग ऑफ की गई है तो नियरेस्ट इंटीजर इसका 3 हो जाएगा, 3 ही इसका लगभग आंसर आ जाएगा। 21 इंटू 3 63, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्स दिया हुआ है बच्चों अपने को, और अप्लाइड ऑन इंटरसेक्शन पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट पे ये फोर्स लगता है x इक्वल्स टू 2, है ना, प्लेन एंड x एक्सेस। तो x इक्वल्स टू 2 का प्लेन x एक्सिस पर 2,0,0 पर ये फोर्स लग रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट दिस। तो बच्चों ये जो पॉइंट आपको दिया गया है 2,0,0 पर ये फोर्स लग रहा है, ये ऐसे फोर्स लग रहा है कोई f, और हमें टॉर्क निकालना है किस पॉइंट के अबाउट 2,3,4 के अबाउट। तो r वेक्टर इसको कहते थे हम r वेक्टर। तो r वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना पड़ता है अपने को टॉर्क, उस पॉइंट पे अपन कील मान लेते हैं, और ये वेक्टर क्या हो जाएगा हेड माइनस टेल, मतलब 2 - 2 करोगे तो आई में तो कुछ बाकी नहीं रहेगा, और 0 - 3 है ना, 2 - 2 आई कैप लिख देता हूँ चलो, और प्लस 0 - 3 तो -3 के जे कैप, और 0 - 4 मतलब -4 के कैप। तो आर वेक्टर कितना आ जाएगा -3 जे कैप -4 के कैप। ये अपने पास क्या आया है बच्चों, ये अपने पास आया है आर वेक्टर। टॉर्क चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F के बराबर। टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F के बराबर आ जाएगा, और R क्रॉस F में आपको डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, ऊपर I J K ये लिखना पड़ेगा, और नीचे आ जाएगा पहले R वेक्टर। R में 0 -3 और -4, और F में 4 3 और 4 3 और 4, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। बोलिए टॉर्क में सबसे पहले आप जब आई कैप लिखेंगे तो आई के नीचे वाले नंबर्स को भूल जाइए। 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा -12, और एक माइनस लगाया, और -4 इंटू 3 करोगे फिर -12, तो ये +12 हो गया, आई का नंबर नहीं आएगा। फिर माइनस जे कैप, जे के नीचे वाले नंबर्स को भूल जाइए, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और -16 मतलब यहाँ पे +16 आ जाएगा जे कैप, और प्लस के कैप अगर तुम देखते तो के नीचे वाले नंबर्स को भूल जाइए, 0 इंटू 3 वो 0 हो जाता, और -12 यानी +12 आ जाता। तो यहाँ पे जो टॉर्क आ रहा है अगर उसका तुम मैग्नीट्यूड निकालते, परिमाण निकालते, तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है
12 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 144। 16 का स्क्वायर कितना होता था 256। 6 4 10 हो जाएगा, है ना, और 5 4 9 और एक 10 हो जाएगा, 400 आ गया। रूट 400 मतलब टॉर्क आ जाएगा 20। राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत नहीं है, नियरेस्ट इंटीजर रूट 40 रूट 400 है, BC इसका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड का आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड के आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर अर्थ के सारे मास को हटा के इन्फिनिटी पर ले जाया जाता है ना, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है x/5 gm²/r। तो x की वैल्यू चाहिए। हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हैं आपको तब सेल्फ एनर्जी बताते थे आपको। सेल्फ एनर्जी के फॉर्मूले kq²/2r भी आता था सेल्फ एनर्जी, और सेल्फ एनर्जी 3/5 kq²/r भी आता था सेल्फ एनर्जी, है ना। ये थी कंडक्टिंग के लिए, ये थी नॉन कंडक्टिंग के लिए। मतलब अर्थ की सेल्फ एनर्जी कितनी होती है 3/5 kq²/r होती है। ग्रेविटेशन की बात करोगे तो माइनस में हो जाएगी। अगर इतनी एनर्जी है अर्थ के पास -3/5 gm²/r, तो इतनी ही एनर्जी और सप्लाई करने पे ये टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, अनबाउंड हो जाएगा। तो इतनी ही एनर्जी और सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 दिख रही है, और क्या ये माइनस में एनर्जी है, तभी अर्थ कैसी है, रिफॉर्म है। तो आप इतनी ही एनर्जी और दे दो ताकि टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाए, तो अर्थ टूट जाएगी। तो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी 3/5 gm²/r, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो ये सब आपको सेल्फ एनर्जी लिखवाते थे, कैपेसिटर में लिखवाई हुई है आपको, वहाँ से कंपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि डेविएशन 2 डिग्री दिया हुआ है येलो लाइट के द्वारा, प्रिज्म, क्राउन और फ्लिंट गैस का है, तो और एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्रोमेटिक मतलब डेविएशन तो आपको दिया हुआ है 2 डिग्री का, मतलब डेविएशन 1 माइनस डेविएशन 2 वो 2 डिग्री दिया हुआ है। लेकिन एक्रोमेटिक है मतलब कि नेट थीटा कितना होना चाहिए था 0 होना चाहिए था, यानी θ1 माइनस θ2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, मतलब θ1 बराबर θ2 होना चाहिए था। डेविएशन तो नेट दिया ही हुआ है, और एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन अगर बनाना है मतलब नेट थीटा कितना होना चाहिए था, वो 0 होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे θ1 θ2 बराबर आ गया। एक फॉर्मूला होता था बच्चों डिस्पर्सिव पावर थीटा बाय डेविएशन, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा इंटू डेविएशन। θ1 θ2 बराबर क्यों है, क्योंकि केवल डेविएशन प्रोड्यूस करना है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन नहीं होगा तभी उसे एक्रोमेटिक बोला गया है। ठीक है, तो यानी कि θ1 θ2 बराबर करोगे, θ1 की वैल्यू कितनी आएगी ω1 डेविएशन 1 ω2 डेविएशन 2, ये आ जाएगी। और यहाँ से तुम डेविएशन 1 की वैल्यू कितनी निकालोगे, डेविएशन 1 की वैल्यू ω2/ω1 इंटू डेविएशन 2। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से तुम अगर ये वैल्यू यहाँ पे रख देते 2 डिग्री में तो क्या मिलता, 2 डिग्री बराबर डेविएशन 1, डेविएशन 1 का कितना आ जाएगा ω2/ω1 इंटू डेविएशन 2 माइनस डेविएशन 2। अब डेविएशन में 2 का निकाल रहा हूँ, लेकिन अपने को क्या चाहिए द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ क्राउन ग्लास। अच्छा, क्राउन ग्लास ना पहली ग्लास थी, तो मतलब उसका अपने को क्या निकालना था, म्यू निकालना था। तो डेविएशन की वैल्यू ना μ-1 इंटू ए होती है, तो निकाल लीजिए। ये डेविएशन 2 का आएगा, 2 मतलब फ्लिंट ग्लास का डेविएशन आएगा यहाँ से। तो यहाँ से वैल्यू बताइए कितनी आएगी, 2 बराबर ω2। ω2 कितना दे रखा है, ω2 अगर आप देखोगे तो डिस्पर्सिव पावर ω2 है 0.03 और 0.02, तो 0.03/0.02 लिखोगे तो वो 3/2 आ जाएगा। और डेविएशन 2 माइनस डेविएशन 1, डेविएशन 2 माइनस डेविएशन 2, है ना। तो बताओ डेविएशन 2 का कितना आ जाएगा, 2 बराबर 3/2 माइनस 1 यानी डेविएशन 2/2, तो डेविएशन 2 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा बच्चों। अब सेकंड वाले का डेविएशन अगर 4 है तो फर्स्ट वाले का डेविएशन 6 आ जाएगा यहाँ से, फर्स्ट वाले का क्योंकि डेविएशन 2 का तुम यहाँ पे कितना लिखोगे 4 लिखोगे, 4 इधर आएगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा। डेविएशन पहले वाले का 6 आ गया, तो डेविएशन की वैल्यू है μ-1 इंटू ए, यही तुमसे पूछा गया है। डेविएशन कितना था, डेविएशन था 6, है ना, बराबर μ-1, तो पहले का म्यू कितना है, पहले का म्यू देखो म्यू 1.5,
तो अगर यहाँ पे 1.5 माइनस 1 करोगे तो 0.5 इंटू ए बन जाएगा। 0.5 होता है 1/2 और 1/2 तो 2 इधर आएगा तो ए की वैल्यू 12 डिग्री हो जाएगी। तो पहले वाले का कितना आ जाएगा 12 डिग्री, आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले हैं अपने पास, इसमें एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन करना है, डेविएशन तो है बट डिस्पर्जन नहीं चाहिए, तो θ1 θ2 को बराबर किया हुआ है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। और 7th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स की वैल्यू बच्चों ma होती है। फोर्स दिया हुआ है 2i + 3j + 5k, मास की वैल्यू 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 को नीचे ले आना, i कैप + 3/2 j कैप + 5/2 k कैप, ये ए आ जाएगा। 4 सेकंड बाद इसके कोऑर्डिनेट चाहिए तो s = ut + ½ at² होता है। रेस्ट से चालू किया है तो u 0 हो जाएगा और s की वैल्यू हो जाएगी ½ ये a तो यही रहेगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i कैप + 3/2 j कैप + 5/2 k कैप, और t² की जगह 16 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि t की वैल्यू 4 थी तो 16 आ गया। तो ये 2 को 16 से कैंसिल करोगे 8 आ गया, 8 अंदर गया तो 8 i कैप प्लस 8 जब 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 3 12 j कैप प्लस 2 4 5 20 k कैप, ये आ गया आंसर। 8 12 20, 8 12 20, 8 और 20 तो है ही, b की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, स्विमर स्विम कर रहा है 12 किलोमीटर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर। वाटर फ्लो कर रहा है 6 किलोमीटर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर 6 किलोमीटर पर आवर। द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू फ्लो, उसे किधर स्विम करना चाहिए, टू रीच ऑन अदर बैंक जस्ट अपोजिट। देखिए स्विमर यहाँ से चलेगा बच्चों और उसे ठीक अपोजिट पॉइंट पर पहुँचना है, तो वो किसी एंगल थीटा पर तैरना चालू करेगा। जैसे ही वो अंदर कूदेगा वीएम का इधर कंपोनेंट आएगा, वीएम कॉस थीटा, वही उसे ठीक अपोजिट पॉइंट पर ले जाएगा। इधर वी का कंपोनेंट आएगा वीएम साइन थीटा, और पानी इसे आगे ले जाएगा वी आर से। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब अगर वी आर को वी एम साइन थीटा के मैं बराबर कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद केवल एक ही वेलोसिटी रह जाएगी, सीधे निकल के अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो वी आर की वैल्यू 6 है, वी एम की वैल्यू 12 है, बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा मेरे को बच्चों यहाँ से दिख रहा है 6/12, 6/12 का मतलब 1/2, यानी थीटा 30 डिग्री आ गया बच्चों। लेकिन याद रखना तुम्हें एंगल चाहिए विद द फ्लो, द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो बच्चों ये बताइए कि फ्लो तो इधर हो रहा है, रिवर तो इधर फ्लो हो रहा है, और थीटा की वैल्यू 30, मतलब ये एंगल 30 डिग्री आया है, तो फ्लो के साथ 90 डिग्री और जुड़ जाएगा ना। ये रहा फ्लो, फ्लो के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 और 30 120 डिग्री। फ्लो के साथ तो 120 डिग्री आएगा, वर्टिकल के साथ कितना एंगल आएगा, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, 8th क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 8th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपको, 8th क्वेश्चन में बोला हुआ है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ L है, ओपन ऑर्गन पाइप एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप कंटेन्स डेंसिटी ρ1 ρ2। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस सेम है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब बल्क मॉडुलस ऐसा कुछ मानिए, और दोनों फर्स्ट ओवरटोन में, फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन सेम है बच्चों। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप के दोनों एंड्स पे एंटीनोड बनता है जिसकी डिस्टेंस λ/2 आती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाती है V open/2L, है ना, और इसकी आती है V close/4L। और फर्स्ट ओवरटोन मतलब दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी, तो ओपन में तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लोज में इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको कि
क्लोज ऑर्गन पाइप होती है तो उसकी रेशियोज 1 3 5 7 9 होती है, तो सेकंड वाली 3 आ गई, उसको फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। और ओपन ऑर्गन पाइप में तो 1 2 3 4 सारे रेशियोज रहेंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ से अच्छा, इनकी लेंथ किस किस की दे रखी है, एल लेंथ क्लोज वाले की दे रखी है एल, ओपन वाले की एल ओ बोल देता हूँ मैं, है ना। और लेंथ ऑफ ओपन पाइप भी निकालनी है। तो बताओ यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेंथ ओपन ऑर्गन पाइप की कितनी आई, लेंथ ओपन ऑर्गन पाइप की कितनी आएगी, यहाँ से अगर इसे इधर ले जाएंगे 4L V0 बाय 3VC, ठीक है। तो 4L V0 बाय 3VC ये आ जाएगा, तो 4 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4L बाय 3 तो ऐसा ही रहेगा। वेलोसिटी को तुम क्या लिखोगे, V, अच्छा इसमें डेंसिटी रो 1 दे रखी है, 1 किसकी दे रखी है, क्लोज ऑर्गन पाइप की, है ना। तो क्लोज वाले की डेंसिटी रो 1 है और इसकी रो 2 है, तो वेलोसिटी को तुम B बाय रो लिख सकते थे। तो B बाय रो लिखते तो ओपन वाले के लिए आपको क्या लिखना पड़ता, B बाय रो 2, B बाय रो 2, और क्लोज वाले के लिए B बाय रो 1। तो B से B भी कैंसिल हो जाता, देखो रूट रो 1 बाय रो 2, L तो x की जगह 4 दिख रहा है, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलो। 9th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 9th क्वेश्चन में एक्सेलरेशन, बच्चों एक्सेलरेशन अगर आपको पूछा हुआ है और रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग में एक्सेलरेशन होता था g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो g sin थीटा तो बच्चों g sin थीटा ही रहेगा, और 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये डिस्क दे रखी है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr स्क्वायर, ये 1/2 ही किसकी वैल्यू होती है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की। तो 1 प्लस 1/2 आ गया, तो 1 प्लस 1/2 मतलब g sin थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, आंसर आ गया 2/3 g sin थीटा, 2/3 g sin थीटा। तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी बच्चों, 2/b था, b की जगह 3 आ रहा है, 2/3 g sin थीटा। चलो आगे चलो, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपको दिया हुआ है हीट का, सोर्स का 127 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, सिंक का टेम्परेचर बच्चों एफिशिएंसी होती थी 1 माइनस सिंक अपॉन सोर्स। तो एफिशिएंसी 60% या 60/100 दे रखी है, 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर पूछा हुआ है, सोर्स का टेम्परेचर 400 आ जाएगा। 400 क्यों आ जाएगा, 127 में 273 ऐड करोगे तो 400 आ जाएगा। तो कितना आ गया ये 0.6 बराबर 1 माइनस सिंक बाय 400, है ना, 1 माइनस सिंक बाय 400। तो ये इधर जाएगा तो सिंक अपॉन 400 ये आ जाएगा बच्चों 0.4 के बराबर, 0.4 के बराबर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 160 केल्विन। सिंक का टेम्परेचर आ गया 160 केल्विन, अपने को डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो 160 माइनस 273 करना पड़ेगा आपको, है ना। तो 3 माइनस 0 करोगे 3, 7 माइनस 6 1, और 2 माइनस 1 1, माइनस 113, तो राउंड ऑफ माइनस 113 यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जेईई मेंस का 16 मार्च को जो सेकंड पेपर था उसका कंप्लीट डिस्कशन बच्चों हो चुका है। 16 मार्च का शिफ्ट 1 का पेपर ऑलरेडी है। अच्छे से बच्चों मेहनत कीजिए और अच्छे से फोड़ के आइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।